हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बहुत बच्चे होंगे जो कि सिर्फ डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो पे कूद गए होंगे इस वीडियो पे, और उन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने अपने चीट नोट्स शेयर करे थे। तो भाई मैंने अपने सीक्रेट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, प्लीज जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको देख सकते हो आप। आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट, वो देख लोगे तो तुम्हारा कोर स्ट्रांग हो जाएगा और फिर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। मेरे नोट्स वाली वीडियो हर बच्चे को मैं बोलूंगी पहले सारे चैप्टर्स की नोट्स वाली वीडियो देखो और फिर जाके मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। आज मैं करवाने वाली हूं अल्टीमेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगी। दीज 30 क्वेश्चंस विल मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी और चैप्टर 1 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शुरू करते हैं भाई। हाउ मेनी वर्टिकल्स आर देयर इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम? तो मैंने तुम्हें खेलो इंडिया प्रोग्राम का पहले ही बता दिया था जब मैं तुम्हें नोट्स की तैयारी करवा रही थी कि खेलो इंडिया प्रोग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो भाई खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने टोटल 12 वर्टिकल्स बनाए थे, 12 ऐसे पैरामीटर्स पे काम किया था। तो ऐसे 12 वर्टिकल प्रोग्राम्स थे कि हमें हर जगह पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, गेम्स को प्रमोट करना है, अच्छी इनकम देनी है कोचेस को, तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, जो कि ये खेलो इंडिया प्रोग्राम हो गया या फिर जो भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको प्रमोट करने का जो पूरा का पूरी जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की है। तो ये कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च इन्होंने कब लॉन्च किया था खेलो इंडिया प्रोग्राम को? 2017 से लेकर 2018। कैसे याद रख सकते हो कि खेलो इंडिया प्रोग्राम को टोटल अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो 2017 to 18 में खेलो इंडिया प्रोग्राम बना। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये कितने मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन मतलब कितने साल का ये प्रोग्राम है कि आप पूरा एथलीट बन सकते हो? दैट इज द होल ड्यूरेशन ऑफ 12 ईयर्स। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम में ही लिखा है लॉन्ग टर्म, तो मैक्सिमम ईयर्स कितने होंगे? 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द स्कीम ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आपको मैंने बताया था एक स्कीम लॉन्च हुई थी जहां पे बोला गया था कि स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जहां पे स्पोर्ट्स को एज अ डेवलपमेंट हम की अब हमारे जो इंडिया के वो हैं क्या कहते हैं रिवाइविंग सारे स्पोर्ट्स हैं, हम उनको रिवाइव करेंगे ट्राइबल स्पोर्ट्स को, तो ये इसके अंदर आता है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट एंड यूटी। ये किसके लिए बना है? ये स्टेट लेवल पे बना है या ये यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के लिए बना हुआ है? तो ये जो हुआ था भाई ये स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ था। मैं बता दूं पूरे इंडिया में एक तरफ सारी आपकी खेल की जितनी भी खेल इंडिया प्रोग्राम हो गया, जितनी भी स्कीम्स है वो सब पूरे इंडिया में लागू होती थी, पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पेशल पैकेज हुआ था जस्ट फॉर देयर टू मोटिवेट फॉर द स्पोर्ट्स, कि जिससे वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो फॉर जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे एक अलग स्कीम निकली थी विच इज़ फॉर स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ये आ सकता है क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी ऐसी स्कीम निकली थी या कौन सी ऐसी स्कीम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर कंपीटिंग डीपीईडी, डीपीईडी क्या है भाई? ये डीपीईडी किसी का नाम नहीं है, डीपीईडी का मतलब होता है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। अगर बीपीईडी लिखा होता तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होता, और अगर एमपीईडी लिखा होता तो मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन होता। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यू कैन टीच क्लासेस। तो आप कौन सी क्लासेस को फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो? 1st to 8th को, 1st to 5th को, 6th to 8th को या 1st to 10th को? तो भाई डिप्लोमा वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं वो 1st to 8th कैटेगरी के लिए होते हैं। 1st to 8th में आप किसी भी एज अ टीचर एज अ कोच आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो। तो 1st to 8th आपको क्लास कैटेगरी मिल जाती है फॉर टीचिंग फिजिकल एजुकेशन और मे बी स्पोर्ट्स ट्रेनर, ठीक है? विच कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई? एनसीटीई जो है, ठीक है, कौन सा कोर्स है जो कि फिजिकल एजुकेशन का पार्ट नहीं है? डीपीईडी क्या होता है बच्चों? डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, तो ये तो फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है। बीपीईडी क्या होता है? बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी उसका पार्ट है। एमपीईडी क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? दिस मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। बट द लास्ट इज बीपीईएस। एस क्या होता है? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस आ गया, तो इज नॉट अ पार्ट जो कि एनसीटीई ने रिकॉग्नाइज करते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। जो स्पोर्ट्स साइंस है इट इज़ नॉट अ पार्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई।
चलो, विच वन, अब देखो सारे के सारे एमसीक्यू नहीं है, ये मत सोचना मैम तो सारे एमसीक्यू करवा रही हैं। इस वीडियो में मैं 9 एमसीक्यूज करवा रही हूँ और बाकी के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। तो 3 और देख लेते हैं एमसीक्यू जल्दी से। विच वन इज नॉट अ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन? कौन सा ऐसा है जो कि रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, क्या ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स नहीं है? इसमें भी होती है। ऐसा देखो नॉट लिखा है तो कौन सा नहीं है की बात कर रहा है। मास्टर्स इन फिलोसफी, ऑफ कोर्स भाई मास्टर्स इन फिलोसफी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट थोड़ी है। बाकी तो क्या है, पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन, पीडीएफ इन फिजिकल एजुकेशन, तो बाकी तीनों तो उसी के पार्ट हैं फिजिकल एजुकेशन के। बट PHIL क्या रिप्रेजेंट करता है? फिलोसफी। आपका जो फिजिकल एजुकेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीडी, तो दैट इज फॉर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखना मास्टर्स इन फिलोसफी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड आई थिंक जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने नोट्स वगैरह आपको ढंग से अपने चीट नोट शेयर करे थे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहे होंगे करने में, राइट? क्योंकि मैंने उसमें पहले ही बोल दिया था कि मेरे नोट्स अगर कर लोगे तो 100% तैयारी तो मान लो हो ही गई, बस आके बंद करके पेपर दे सकते हो। ठीक है, चाहे बोर्ड्स का पेपर क्यों ना हो, इट इज़ 100% रिजल्ट आता है। ठीक है, तो बस फोकस के साथ पढ़ना है, जैसे मैम पढ़ा रही हैं उनको फॉलो करते जाओ। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन? जब हम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं तो इनमें से कौन सा की प्रोसेस है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, कि हमें हर समय इवैल्यूएट करना होता है परफॉर्मेंस की आप कैसे कैसे कर रहे हो, ज़रूरी होता है। येस इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट की प्रोसेस बोला है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। चेकिंग कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी चेक करना चाहिए, येस ये भी करना चाहिए। मेकिंग एफर्ट्स भी लगाने चाहिए। डेवलपिंग स्किल, सबसे पहली बात तो ये है कॉम्पिटेंसी भी आप बाद में चेक करोगे ना, जब आप खेलने पहुंचोगे तभी तो कॉम्पिटेंसी चेक करोगे। एफर्ट्स भी तभी लगाओगे जब आपको स्किल्स आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल एजुकेशन में वो क्या है? डेवलपिंग स्किल्स। पहले सीखो तभी आप उसमें कॉम्पिटेंसी कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहले वो स्किल्स आनी चाहिए, कि बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए ढंग से, तभी आप बाकी के पैरामीटर्स पे काम कर सकते हो, राइट? तो की प्रोसेस क्या होता है? डेवलपिंग स्किल्स। amongst the most following which one is not the aim of social development in physical education? कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता फिजिकल एजुकेशन की? ओबेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये तो आता ही आता है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो और आप किसी भी एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर, दे ऑल आर डिसिप्लिन, दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। हर स्पोर्ट्स में रूल्स और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो ये कह रहे हैं नॉट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन सा हो सकता है? शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्पोर्ट्स लीडर आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप तो होनी ही चाहिए, वही आप शो करोगे। थर्ड क्या कह रहे हैं? कॉपरेशन विद पीयर्स, आपको कॉपरेट करना चाहिए पीयर्स के साथ, ये भी करना चाहिए। प्लेइंग फॉर सेल्फ आपका एम नहीं होता। जब आप सोशल डेवलपमेंट की बात करते हो, मैं तो अपनी स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, नेशन के लिए खेल रहा हूँ, तब आप कहीं ना कहीं अपने लिए वो खेलना छोड़ देते हो, क्योंकि आप औरों के बारे में सोचते हो कि यू विल थिंक अबाउट कि मुझे अब कहते हैं ना कि एज अ प्लेयर हमारे लिए क्या आता है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई नेशन। तो प्लेइंग फॉर सेल्फ वहाँ पे खत्म हो जाता है। समझ में आ गया एमसीक्यू? जिसको समझ में आ गया 9 के 9 एमसीक्यू, भाई लाइक करो वीडियो, अभी लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको डाउट है फिजिकल एजुकेशन के अंदर अभी भी, क्योंकि भाई मैं 11th-12th के साथ साथ CUT की तैयारी भी करवाने वाली हूँ। बने रहना पूरी वीडियो में, सारे कॉन्सेप्ट को समझो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं लाइव आती हूँ उस दिन आपको डाउट्स पूछने और आपसे स्किप हो जाए। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो, स्टे कनेक्टेड विद मी। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं भाई। व्हाट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम? खेलो इंडिया प्रोग्राम है क्या? तो अ नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव किया गया है, एक स्कीम निकाली थी 2018 के अंदर, दैट वाज फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, जिससे कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को ग्रोथ मिले। मतलब लोग अपने बच्चों को क्या करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालें, स्पोर्ट्स को इंडियन नहीं नेशनल लेवल पे ग्रो करें। ठीक है, मतलब एज एन पूरे इंडिया में एक तरीके से कहते हैं ना कि प्रमोट किया गया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, दैट इज नोन एज योर खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, इन दिल्ली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली में 2018 में? राज्यवर्धन सिंह। ठीक है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली में। हु वाज द कंट्रीज स्पोर्ट्स मिनिस्टर एट दैट टाइम? तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। ठीक है, जैसे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि फॉरेन अफेयर्स का देखती है, एक मिनिस्ट्री है जो सारा फूड का देखती है, एक पूरा देखती है कि पूरा हेल्थ का देखती है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के लिए भी है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो वहाँ पे ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे कौन? आपके राज्यवर्धन सिंह राठौर, और उन्होंने ये
पूरी स्कीम लॉन्च करी थी जहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। टू एनहांस इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जिससे कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस हो, तो ये पूरा प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वट इज़ द फिलोसफी ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम? अब भाई क्या दिमाग में था खेलो इंडिया प्रोग्राम का? देखो 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, फिलोसफी क्या है, एम क्या है, क्यों इन्होंने प्रमोट किया खेलो इंडिया प्रोग्राम को, ये स्कीम क्या है। तो इसमें आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। द खेलो इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च विद द गोल ऑफ रिवाइविंग इंडिया ग्रास रूट स्पोर्ट्स कल्चर, कि जो इंडिया का स्पोर्ट्स कल्चर है उसको हम रिवाइव करें, क्रिएटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर ऑल नेशनल स्पोर्ट्स एंड बूस्टिंग इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेजर एथलेटिक पावर। जिससे क्या हो कि इंडिया को पावर मिले, और नॉट एट नेशनल लेवल। मैं तो बोलूँगी कि ये सारी स्कीम्स इसलिए करी जाती हैं कि और ज़्यादा हम इंटरनेशनली लोगों को दिखाई दे कि इंडिया इज़ हैविंग सो गुड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कहते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करना, और जो इंडिया की ग्रास रूट्स है स्पोर्ट्स कल्चर की उसको रिवाइव करना। यही 2 मेन एम थे खेलो इंडिया प्रोग्राम के। वट इज़ द विजन एंड मिशन ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम? विजन एंड मिशन क्या है? मतलब एक होता है विजन, एक होता है मिशन। मिशन होता है जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि हमें ये काम करना है। ठीक है, मिशन क्या है यहाँ पे? मेन ऑब्जेक्टिव यही था, इज टू गिव एवरी इंडियन सिटीजन्स टू चांस टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड यूज देयर एथलेटिक एबिलिटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर एज जेंडर डिस्पैरिटीज। एक कहते हैं ना, हमारा एक मिशन है कि मैं ये खेलो इंडिया प्रोग्राम की स्कीम निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ? कि कोई भी जेंडर का इंसान हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मेल हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर, everyone should have a chance to participate in the sports culture। तो हर बंदे के पास वो स्पोर्ट्स कल्चर में एक चांस होना चाहिए कि आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस स्पोर्ट्स, और एथलेटिक एबिलिटीज अगर उसमें है तो व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू देम। दिस विल अल्टीमेटली प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड एंड पर्सन। ठीक है, एक क्या होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट? मैंने बताया था ना कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर दोस्त जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट करती है, मेंटल डेवलपमेंट करती है, इमोशनल डेवलपमेंट करती है। तो एट अ वेरी ब्रॉड लेवल इनका मिशन, कहते हैं ना, मिशन यही था कि हर बंदे को स्पोर्ट्स खेलने का चांस मिले, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो या फिर कोई भी एज हो, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी ग्रोथ एंड सोशल इंटीग्रेशन, जेंडर इक्वालिटी विल रिजल्ट फ्रॉम दिस। और जब हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वुमेन हो गए, ठीक है, मैन, वुमेन, बच्चे, सबको क्या होगा, एक सोशल लेवल पे इक्वालिटी मिलेगी। इट विल प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑनर द नेशन एंड ओपन अप बिजनेस प्रोस्पेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा अगर मान लो हर बंदा लेजी रहे तो उसका कहीं ना कहीं हेल्थ रेशो कम होता है, राइट? पूरी की पूरी नेशन का हेल्थ रेशो कम होगा। तो बेसिकली ये सारे प्रोग्राम इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग और ज़्यादा क्या लें, बहुत ज़्यादा सीरियसली लें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कल्चर को, और इनिशिएटिव लें। तो इससे क्या होगा, लोग हेल्दी रहेंगे, बेटर रहेगा, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। विजन क्या था? विजन तो यही था भाई, सीधी सी बात है। एक होता है मिशन कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो। विजन होता है कि हमारी सोच है कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। ठीक है, मिशन का मतलब क्या है कि ये काम हमें करने हैं, तो ये काम वो कर रहे हैं। विजन क्या है यहाँ पे? द खेलो इंडिया प्रोग्राम वॉज स्टैब्लिश विद द वन गोल ऑफ एडवांसिंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, पर्टिकुलरली एट द ग्रास रूट लेवल। हर लेवल पे एट द ग्रास रूट लेवल रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर। पहले बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे, ठीक है, स्पोर्ट्स तो चालू हुआ था, जैसे हर गाँव में लोग कंचे खेल रहे हैं, ठीक है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो उसको ही क्या करना है, प्रमोट करने के गोल से खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। मैंने पहले ही बोला इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, लिखित में ले लो, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 12 वर्टिकल है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेक श्योर कि तुम ये ढंग से कर लो, और मेरे नोट्स प्लीज़ पढ़ के जाना। सिर्फ ये वीडियो देख के चले गए और फिर बोल दिया कि नहीं मैम हमारे तो इसमें 1 नंबर कट गया, इसमें 2 नंबर कट गए। मैं नहीं चाहती किसी बच्चे का 1 भी नंबर कटे। तो प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियो देख के आना, पहले नोट्स देख लो, 100% तैयारी उसमें से हो जाएगी और 200% इसमें से हो जाएगी, फिर हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द वर्टिकल ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज? तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 12 वर्टिकल थे खेलो इंडिया प्रोग्राम में, टोटल 12 पॉइंट है, जैसे कि वुमेन को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करना। उनमें से एक पॉइंट ये भी है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऐसे लोग जो कि डिसेबल हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं,
उनको कैसे स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम उनके अंदर कैसे उत्तेजना लेके आए कि नहीं आप भी स्पोर्ट्स खेलो, उनको कैसे एंथुजियास्ट करें स्पोर्ट्स के लिए। तो ये भी खेलो इंडिया प्रोग्राम की एक स्कीम है, मतलब एक उसका वर्टिकल पॉइंट है कि स्टेट्स हो गए चाहे यूनियन टेरिटरीज हो गए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी फॉर बिल्डिंग स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स। ऐसे लोग जिनको स्पेशल नीड्स है, स्पेशल नीड्स समझते हो ना, जिनको डिसेबिलिटीज़ है, तो उनको स्पोर्ट्स इंडिया जो है, जो पूरी जो फेडरेशन है वो फुल सपोर्ट करेगी फॉर हैविंग अ, किस लिए फुल सपोर्ट करेगी, इसलिए फुल सपोर्ट करेगी भाई कि वो भी खेलें, राइट। तो उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, उनके लिए जो फिजिकल डिसेबल होता है उनकी अलग से किट होती है, तो वो किट उनको प्रोवाइड करी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। द मनी एलोकेटेड अंडर द हेडिंग, दिस हेडिंग विल ऑल्सो बी यूज टू क्लासीफाई एथलीट, वो क्लासीफाई करेंगी एथलीट्स को कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है, उनको प्रॉपर गेयर्स ला के देंगी, मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट्स ला के देंगी, ऑर्गेनाइज करेंगी ट्रेनिंग सेशंस, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि भाई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वालों को ऐसा तो नहीं ना भाई जाओ खेल लो। जैसे क्या होता है नॉर्मली तो बच्चे क्या करते हैं प्लेग्राउंड में ही खेलते खेलते सीखते हैं, बट फिजिकल डिसेबल वालों को तो प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएंगे, उनको इक्विपमेंट्स पहनना सिखाया जाएगा, यूज़ करना सिखाया जाएगा, एंड गेट टीम्स रेडी फॉर द पैरालंपिक इवेंट्स, और टीम्स को रेडी करेंगे पैरालंपिक के लिए। तो जिस वाई दिस इज ऑल हैपनिंग, ओलंपिक पैरालंपिक क्यों आएंगे, जिससे कि स्पोर्ट्स का प्रमोशन रहे, लोग स्पोर्ट्स को करना छोड़े नहीं, और इसमें क्या है पैरालंपिक मीन्स जो डिसेबल लोग हैं उनको भी चांस मिले एटलीस्ट नेशन को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन स्कूल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के कंपटीशन आप लोगों ने भी बहुत पार्ट लिया होगा, कभी बास्केटबॉल होता है कभी बैट बॉल होता है, क्या जरूरत है स्पोर्ट्स कंपटीशन करने की स्कूल में। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इवन बोर्ड्स में भी आज तक आते हैं ऐसे जनरल क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नीड ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, वाई, टू बूस्ट सेल्फ स्टीम, मेंटल कैपेसिटी। अगर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करे जाएंगे तो बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दे विल हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट, दे विल हैव देयर मोर बेटर पर्सनैलिटीज। School should emphasize sports because they help children learn a variety of qualities। जब हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो स्पोर्ट्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, आपका माइंड और बेटर होता है, राइट, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर होती है, राइट, यू इमोशनली ऑल्सो यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली यू बिकम फिट, आपका फोकस बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में पहले रखते हुए कि एम्फोसाइज करेगा टीम वर्क सिखाता है, ग्रुप्स में बच्चे काम करते हैं ना, 2 टीम बना के, लीडरशिप दिखाता है, पेशेंस सिखाता है, तो ऑल दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ योर स्पोर्ट्स। तो स्कूल में क्यों करवाई जाती है, फॉर बिल्डिंग मल्टीपल क्वालिटीज, टीम वर्क, लीडरशिप एंड पेशेंस। स्टूडेंट्स हु compete in sporting events have possibilities at school level and that are good for their overall development होती है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू एम्पलीफाई देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स और ज़्यादा बेटर होती हैं, राइट। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज एंजॉयबल, एट द सेम टाइम इट डेवलप कोऑर्डिनेशन विद अदर्स, लीडरशिप, टीम वर्क वगैरह सिखाई जाती है, वो डिप्रेशन से दूर रहते हैं। कहते हैं कि जितना आप बाहर खेलते हो, पहले तो लोग यही कहते थे, अब तो पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं पूरे टाइम, तो आजकल मम्मियाँ बोलती हैं नहीं बाहर जाओ खेलो, क्योंकि क्या बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा है, तो फिजिकली दे आर नॉट गेटिंग सो मच फिट। तो अब इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी अगेन, जैसे क्या हुआ था बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में रहते थे, अब फिर से स्पोर्ट्स कम हो चुका है बिकॉज ऑफ योर दिस ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, सो अगेन दैट्स वाई। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं एग्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज इट्स वेरी गुड फॉर यू। और इवन इफ मैं तो आज भी बोलूँगी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स और एनीथिंग, एनी एग्जाम यू आर गिविंग, अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ी देर गेम्स खेलो, कोई बुराई नहीं है उसमें। they can have a feeling of achievement which is conductive for their mental and emotional health, और वो mental और emotional health के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो, will the increase in प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग ब्रिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन स्पोर्टिंग कल्चर। तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग बनती जा रही हैं तो क्या इंडियन स्पोर्टिंग कल्चर में कोई चेंज होगा, जस्टिफाई योर आंसर। एन आइडियल कंट्री इज वन दैट वैल्यूज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। These 3 ideas help to create a powerful, cooperative, compassionate and united country। आई थिंक तुम समझ गए होंगे, कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग आगे बढ़ रही है तो क्या हमारी इंडियन स्पोर्टिंग कल्चर में कोई चेंज आएगा। तो भाई देखो, इंडियन स्पोर्टिंग में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको यही फोकस में रखना है दैट इट शुड वैल्यू योर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, तभी ये सारी स्पोर्टिंग की जितनी भी लीग्स वगैरह बनेंगी वो और पावरफुल और कंपैशनेट रहेंगी। ठीक है,
बेसिकली चाहे कितना भी टाइम बदले, पहले हो या आगे हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी शुड ऑलवेज बी देयर, राइट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लिबर्टी और फेटर्निटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डू यू थिंक स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट विल वर्क फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन जम्मू एंड कश्मीर? बेसिकली मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए अलग स्कीम्स बनाई गई थी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द होल इंडिया, बट जम्मू एंड कश्मीर के लिए वी वर हैविंग अ डिफरेंट स्कीम विच इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब ये कह रहा है कि ये जो हमने स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किया, क्या इससे पीस आएगा, क्या पीस रिस्टोर होगा जम्मू एंड कश्मीर में? क्या आंसर आप दोगे यहाँ पे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स अ स्पेसिफिक पैकेज, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक अलग से पैकेज बनाया गया है फॉर दिस वर्टिकल, फॉर दिस पॉइंट टू JNK फॉर इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन द स्टेट, जिससे कि जो वहाँ की स्पोर्ट्स के ट्यूटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो उनको मशीन्स वगैरह मिलती हैं और बेटर इक्विपमेंट्स मिल सके, तो उसके ऊपर काम करी गई है। सॉफ्ट स्पोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कोचेस, सॉफ्ट सपोर्ट, सॉरी स्पोर्ट्स कह रही हूँ, सॉफ्ट सपोर्ट क्या होता है, कैसे सपोर्ट कर सकती है? JNK का जो पैकेज था उसमें क्या क्या बातें लिखी थी, क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट उनको दे सकती है, राइट? कैसे सपोर्ट करेगी? फाइनेंशियली, बाय प्रोवाइडिंग देम इक्विपमेंट्स, कोचेस, बेटर कोचेस और ट्रेनर्स, सप्लाईज, कंज्यूमेबल, ज़्यादा कंज्यूमेबल देंगी, टेक्निकल सपोर्ट्स देंगी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएंगी। तभी तो भाई कहीं पे भी अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना है, यू विल हैव मोर बेटर इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, सप्लाईज एंड कॉम्पिटिशन्स, तभी तो बच्चे JNK के पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स में। विल बी ऑफर टू गारंटी द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और उससे क्या होगा कि बेस्ट रहेगा उस पर्टिकुलर नेशन के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। टू एनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन, एफर्ट्स विल बी मेड टू ऑर्गेनाइज विलेज लेवल इवेंट्स। अब वो क्या कह रहे हैं, यूथ पार्टिसिपेट करते रहे, यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बना रहे, तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एफर्ट्स लगातार करती रहेगी, विलेज लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी। कितने सारे ऐसे क्रिकेटर्स हो गए या फिर फुटबॉलर्स हो गए, बहुत छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना वीक होता है, तब जाके ये सारी जो स्कीम्स है वो सारी काम आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, दे आर प्रोवाइडिंग देम इक्विपमेंट, तभी तो वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो एफर्ट्स विल बी मेड टू ऑर्गेनाइज विलेज लेवल इवेंट, जहाँ पे विलेज लेवल पे इवेंट बना सके इन द एथलेटिक डिसिप्लिन्स दैट आर पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ JNK, जो कि JNK में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सिमिलर मेजर्स विल ऑल्सो बी डन इन अदर रीजन्स दैट आर ट्रबल्ड बाय टेररिज्म एंड, हाँ तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, और इनके जो आसपास वाले एरियाज हैं वहाँ पे भी यही सारे काम करे गए थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह और इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCTE? NCTE क्या होता है? NCTE स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो मैंने तुम्हें एक पीछे क्वेश्चन आया था जब याद है, MCQ कर रहे थे अभी हम, मैं तुम्हें दिखाऊँ कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये जहाँ पे क्वेश्चन आया था ना, एक NCTE का क्वेश्चन था, ये रहा, विच कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय NCTE। तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये डिसाइड करती है कि कौन सा कोर्स आपके लिए जो हमारे NCTE के अंदर आएगा नहीं आएगा फॉर बिकमिंग अ टीचर। तो उसमें आपका BPES नहीं आता, दैट इज योर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर NCTE, बाकी सारे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने करवा दिया, ये भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन व्हाट अदर की स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिंग फॉर अ करियर अदर देन टीचिंग। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद, या फिर जैसे मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था कि कॉलेज था वो लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया, तो वो सारे कॉलेजेस से फिजिकल एजुकेशन करने के बाद तो हम तो सिर्फ टीचर ही बनेंगे और कुछ बन नहीं पाएंगे। तो व्हाट आर द अदर प्रोफेशनल डिग्री ऑप्शन? अगेन 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए। टीचर के अलावा प्रोफेशनल कोच बन सकते हो, राइट, अपनी प्रॉपर टीम वगैरह बनाने के लिए या बच्चों को ट्रेन करने के लिए यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल कोच। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर जो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं स्पोर्ट्स, कोई इवेंट वगैरह होता है वहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेशन करना, बच्चों का प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेशन देखना, राइट। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा का पूरा प्लानिंग करते हैं, क्या टीम्स हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स का संभालना, कितने फाइनेंसेस आ रहे हैं, वो सारा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है कि हमें फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट मिल रही है, किस टीम को कितना वो रहेगा, वो सारी डील आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। देन अगेन स्पोर्ट्स कोटिंग एंड इक्विपमेंट डिजाइनर, मैंने बताया था कि इक्विपमेंट डिजाइनर जो स्पोर्ट्स के डिजाइनर क्लोथिंग वगैरह बनते हैं, उस सेक्टर में भी जा सकते हो बाय डूइंग योर फिजिकल एजुकेशन डिग्री। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मैनेजर कर सकते हो, राइट। तो हेल्थ एंड फिटनेस भी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पे आप लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशनिस्ट का भी काम कर सकते हो। सो ऑल दीज आर अ पार्ट विच यू कैन डू आफ्टर योर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन
rather than just becoming a teacher. What are the minimum eligibility criteria for getting admission in BPED, which is your Bachelor in Physical Education में minimum क्या आपका eligible criteria है? Students who have passed in 12th exam, जिन्होंने 12वीं में एग्जाम पास कर लिया है, मिनिमम अगर उनके 50% नंबर आए हैं तो they can be they are eligible for becoming a they can have a degree of Bachelor of Physical Education. ठीक है, तो अगर तुम 12th पास हो और तुम्हारे 50% नंबर आए हैं तो देन मोर देन 50% गुड, बट मिनिमम 50% आए हैं देन you are eligible for Bachelor in Physical Education. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, एक बंदा जो कि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, ही और शी is eligible for getting admission in masters in physical education. क्या वो masters in physical education कर सकता है अगर वो sports person नहीं है? Why and why not? Very important question है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है if we are not a sports person तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. A bachelor degree in physical education or any related branch of physical education is required of applicants. A combined score of 50% चाहिए in your class 12th to be taken into consideration for admission. Both a written exam लिया जाता है and a round of physical testing are required for candidate. तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर आपको फिजिकल एजुकेशन की डिग्री चाहिए, यू शुड स्कोर 50% क्लास 12th में, मिनिमम 50% ले आओ, ठीक है, विद अ 50% डिग्री, विद अ 50% मार्क्स, एंड यू हैव टू गिव अ रिटन टेस्ट एंड अ फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, एंड देन यू कैन हैव अ डिग्री कोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज एंड करियर ऑप्शंस आर देयर इन फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन में आप क्या क्या डिग्री ले सकते हो और क्या क्या करियर ऑप्शन है. तो डिग्री में आपको पता ही है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, PhD इन फिजिकल एजुकेशन, राइट. ऐसा ही होता है, तो हर कोर्स में ही होता है कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बैचलर भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो और फिर PhD करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर PhD करते हो. सो दिस इज और बेसिकली योर अबाउट क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हो. उसके अलावा आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो. तो ये 4-5 डिग्री पता होनी चाहिए. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ इतने पे नहीं आएगा कि आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो, राइट. तो इसमें 2 या 3 मार्कर आता है, 4-5 नाम लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, उससे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या क्या करियर कर सकते हो इन आफ्टर डूइंग फिजिकल एजुकेशन डिग्री. तो आप ये स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, प्रोफेशनल कोच, ये आंसर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, हाउ मेनी करियर ऑप्शंस विल यू हैव, मतलब कितने करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं. तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन अपना खत्म कर लिया है तो यूजुअली यू हैव मोर देन 17 करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर अ फिजिकल एजुकेशन डिग्री. फिजिकल एजुकेशन की डिग्री लेके 17 से 18 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आपको क्या करना है. Can a physical education graduate justify the job of sports and administrator? Explain with suitable example. अगर आपने एक फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, 12th के बाद आपने अपना 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली फिजिकल एजुकेशन में, तो विल यू बी जस्टिफाइड टू बिकम अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर. अब आंसर क्या है, कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, जहाँ पे आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, सबका टेक केयर करना. तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन आपको सिखाया जाता है. दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू ऑपरेट एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आपको फिजिकल एजुकेशन में सिखाया जाएगा ऑफ डीलिंग विद द टीम्स, ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. सो यू कैन डेफिनेटली बिकम अ स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर. व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, आपको पता ही है. फिजिकल एजुकेशन का एक ही एम है, टू प्रमोट sports as much as they can so that every child or every citizen of the India can be physically fit, mentally, physically, emotionally fit and develop in him a personal and social qualities to live the life very happily. Of course physical education का एक ही aim है that every child and everyone should be very happy, physically fit, mentally, emotionally, socially, everywhere they are perfectly developed and fit and living their life as a good citizen and happily. Suggest one activity which helps to develop interest in physical education. आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें हम बोल सकते हैं नहीं सामने वाले को फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है या उसको डेवलप होना चाहिए, इंटरेस्ट रखना चाहिए. यू मे ऑर्गेनाइज अ सैक रेस. कैसे दिखता है, कहते हैं ना कि नहीं तेरे को फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो कैसे पता चलेगा कि आपने कोई एक ऑब्स्टिकल में फंसे हो और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, राइट. यू लव टू डू रनिंग, यू लव टू डू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. फॉर ओल्डर किड्स हु एन्जॉय स्पोर्ट्स बट आर एप्रेसिव अबाउट ज्वाइनिंग अ
varsity team, recreational sports team might be formed, right? कहने का मतलब क्या है, somebody who loves sports, somebody who love to have a sack race, obstacle course, ये सारी चीज़ें से हमें पता चलता है, ठीक है. हाउ डज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लीड टू बेटर इमोशनल डेवलपमेंट, राइट? हम लोग फिजिकली तो ऑफकोर्स स्पोर्ट्स में इट विल मेक योर मेटाबॉलिज्म मोर स्ट्रॉन्ग, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेमिना आपका बिल्ड होता है, बट इमोशनली कैसे आप स्ट्रॉन्ग होते हो? इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फिजिकल एक्टिविटीज, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, एक्टिवेट्स फील गुड ब्रेन केमिकल्स. उससे आपके ब्रेन को क्या मिलता है? गुड केमिकल्स मिलते हैं, यू नो, गुड डोपामीन रिलीज होता है. वेन एवर यू डू एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यू फील मोर एक्टिव, you become more you have more good chemicals in brain. Thus constant consistent participation in sports scheme एनहांस किड्स इमोशनल हेल्थ इन जनरल. तो इमोशनल हेल्थ उसकी ऑल ओवर डेवलप होती है. ऑल दोज स्पोर्ट्समैन ऑन द फील्ड दे आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, राइट? ऐसा नहीं है कि उनके चोट लगी और वो रोने लग गए. तो दे आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, राइट? दे बिल्ड अ वेरी गुड पर्सनैलिटी ऑल ओवर. सो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, यंगस्टर्स हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स टेंड टू हैव अ हायर सेल्फ स्टीम. तो उनमें क्या होता है? हायर सेल्फ स्टीम होता है, वो हायर इमोशनल बैलेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है. वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन की भाई ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं टू हैव अ हेल्दी लाइफ, टू हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ. जितना स्पोर्ट्स में रहोगे, एक्टिव रहोगे, फ्रेश रहोगे, डेवलप डिसिप्लिन. ऑल द स्पोर्ट्स आपके, चाहे वो पीटी टीचर हो, कुछ भी हो, दे आर हाईली डिसिप्लिन अबाउट टाइमिंग्स, दे आर हाईली डिसिप्लिन अबाउट ऑल द एक्टिविटीज. अचीव ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ. और वो क्या होता है? प्रॉपर फिजिकली फिट होते हैं और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है. मुझे पता है बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर कॉमेंट करेंगे हमारी तो पीटी की टीचर बहुत गंदी है, फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं है. भाई वो मुझे नहीं पता, बट फिजिकल एजुकेशन इसलिए होती है सो दैट योर ट्रेनर्स एंड यू बिकम वेरी वेरी फिट. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम एंड इमोशनल डेवलपमेंट, राइट? हाउ डज फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट? तो एक बंदे की डेवलपमेंट कैसे होती है ऑल ओवर फिजिकल एजुकेशन से? फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स. फिजिकल एजुकेशन जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप समझ रहे हो कि आपको क्या सीखने को मिला. अभी जो मैंने पढ़ा उसमें यही तो सीखने को मिला कि भाई स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है. अब तुम जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, देखो मैम कह रही है स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप खेलने जाने नहीं देते. देखो पूरे दिन मत खेलो, बट इफ यू आर प्लेइंग फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स इट्स अ गुड डोपामीन फॉर द ब्रेन एंड इट बिकम मोर एक्टिव रादर देन एक सीट पे बैठे बैठे पढ़ने. कहते हैं ना माइंड स्टक हो जाता है. बट वेन यू डू एनी स्पोर्ट्स और एनी हॉबी एक्टिविटी यू बिकम मोर बेटर. सो आप फिजिकली फिट रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प रहते हो. इट लोअर्स देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेल्थ इशूज़. और जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहते हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस है कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, राइट? दे कैन लिव अ हेल्दी competitive atmosphere. It cultivates in them a sense of cooperation, self control, sportsmanship. and जितने भी बच्चे या फिर कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहता है दे हैव अ लीडरशिप क्वालिटी. क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स में आप मान लो कैप्टन हो या कोई भी हो तो आपने एक लीडरशिप, एक ऑथराइज, कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑथराइजेशन आता है. एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रहते हो. टीम वर्क के साथ आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इफ़ यू आर लर्निंग फिजिकल एजुकेशन. भाई अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके करके आ जाओ अगर मेरे से चैप्टर 2 पढ़ना है तो. नहीं तो ओलंपिक्स का जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट वाला वो मैं फिर करवा नहीं पाऊंगी. जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जैसे ही मैं लाइव आती हूँ एटलीस्ट ask some questions or something if you have any doubts because and don't lose any mark in your physical education चाहे 11th हो या 12th हो. एक भी नंबर छोड़ने की जरूरत नहीं है.